हेलो ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। सो हमने स्टार्ट किया था आपके 8 चैप्टर से, दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो उसमें का हम लोग आज लास्ट पार्ट शूट कर रहे हैं। तो इस पार्ट में आपका पूरा का पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। सो बेसिकली लास्ट पार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि कमर्शियल एप्लीकेशंस, और पीछे वाले पार्ट थे उसमें भी हमने देखा था कि बहुत डीप में सारे के सारे एप्लीकेशंस हमने स्टडी किए थे। सो आज हम देखेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज क्लोनिंग। अभी क्लोनिंग मतलब क्या है? क्लोनिंग मतलब कुछ हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है। क्लोनिंग मतलब डिट्टो किसी चीज का कॉपी बनाना। अभी किसी चीज का मतलब आप सेल का भी कॉपी बना सकते हो, एक जीन का भी कॉपी बना सकते हो, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म सेम कॉपी करके बना सकते हो। अभी आप सोचोगे कि ये रियल लाइफ में पॉसिबल है क्या? है। बहुत तरक्की की है साइंस में, बायोटेक में। हम लोग पूरा का पूरा डिट्टो वैसा ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, और उस प्रोडक्शन को और उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोनिंग। तो ये है हमारी समझने वाली डेफिनेशन। अभी बुक वाली डेफिनेशन पे आ जाते हैं, जो कि बहुत इजी है। सो बुक वाली डेफिनेशन क्या कहती है क्लोनिंग के बारे में? क्लोनिंग इज नथिंग बट प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका। रेप्लिका का मतलब है कॉपी बनाना। किस किस चीज की कॉपी बना सकते हैं? जो अभी मैंने कहा वही बोर्ड पे लिखा है। किस चीज की कॉपी बना सकते हैं हम लोग? एक सेल की कॉपी बना सकते हैं, एक ऑर्गन की कॉपी बना सकते हैं, और पूरा का पूरा एंटायर ऑर्गेनिज्म भी हम लोग क्लोनिंग की हेल्प से वैसा का वैसा कॉपी कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ रेप्लिका ऑफ एनी सेल, ऑर्गन और एंटायर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज क्लोनिंग। इतना आसान है। अभी क्यूरियोसिटी तो आई होगी कि कैसा हो सकता है, राइट? तो वही आज इस लेक्चर में हम लोग थोड़ा सा डीप में जानेंगे। तो पहले आपके सिलेबस में पॉइंट आता है रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग। लेकिन उधर जाने से पहले हम लोग पता है कि बेसिक से स्टार्ट करते हैं, तो डोंट वरी, आज भी बेसिक से जाएंगे सो दैट आपका क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक से। अभी अगर मैं बोलूं कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स है, अरे मिलियन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, लेकिन उन सेल्स को ना हमने ब्रॉडली मोटा मोटा 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। एक कैटेगरी है हमारे पास सोमैटिक सेल्स, और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास जर्म सेल्स। मैंने क्या कहा कि हमारे बॉडी में जितनी भी सेल्स है उनको सिर्फ 2 ब्रॉड मेजर कैटेगरीज में मैंने डिवाइड कर दिया। एक का नाम रख दिया सोमैटिक सेल्स और दूसरे का नाम रख दिया जर्म सेल्स। अभी इसका मीनिंग बता देती हूँ, बहुत ही इजी है, कुछ हार्ड नहीं है। सी, जर्म सेल्स मतलब बॉडी के ऐसे सेल्स जो आगे जाके हमें गैमेट्स बना के देने वाले हैं। जर्म सेल्स मतलब बॉडी के ऐसे सेल्स जो आगे जाके क्या बना के देने वाले हैं? गैमेट्स। सो जर्म सेल मेल में मेल गैमेट फॉर्म करेगा और फीमेल में फीमेल गैमेट फॉर्म करेगी। आई होप इतना एक्सप्लेनेशन क्लियर होगा। अभी सोमैटिक पे आ जाते हैं। व्हाट इज सोमैटिक सेल्स? सी, जर्म सेल को छोड़ के बॉडी में जितना भी सेल बचता है वो किस में आ जाता है? सोमैटिक सेल्स। जर्म सेल्स को छोड़ के एक्सक्लूड करो उधर उसको, जर्म सेल को छोड़ के बाकी के बॉडी के बचे हुए जितने भी सेल्स है वो किस में आ जाएंगे? सोमैटिक सेल्स। बहुत ही आसान था, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं था। थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते। अभी हर एक सेल के पास खुद का न्यूक्लियस होता है, राइट? तो ये मैं एक सोमैटिक सेल बना रही हूँ, ये एक जर्म सेल बना रही हूँ। इसके अंदर उसका न्यूक्लियस भी बना लेते हैं। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये जर्म सेल का न्यूक्लियस हो गया। अभी डिफरेंस कहाँ पे आता है? ध्यान से सुनो। जो हमारे सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस है वो होता है डिप्लॉइड। डिप्लॉइड मतलब क्या? जिसमें पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन में पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम है 46, तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट सोमैटिक सेल्स में प्रेजेंट होगा। और वैसे न्यूक्लियस को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डिप्लॉइड न्यूक्लियस। डिप्लॉइड न्यूक्लियस मतलब उसमें पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेगा। Whereas in germ cell में जो न्यूक्लियस है वो उस न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड। अभी हैप्लॉइड मतलब आपको पता चल गया होगा। इसमें क्रोमोसोम का नंबर कैसा होने वाला है? हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम इधर प्रेजेंट रहेगा। तो उस टाइप के न्यूक्लियस को हम लोग बोलेंगे हैप्लॉइड। इतनी बात क्लियर है सबको? बॉडी के पूरे सेल्स हमने 2 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक सोमैटिक और एक जर्म सेल। जर्म सेल मतलब वो सेल जो आगे जाके गैमेट बना के देंगे, और सोमैटिक मतलब
वो सेल्स जर्म सेल्स को छोड़ के जितने भी बॉडी के सेल्स बचे वो किस में आ जाते हैं, सोमैटिक में। सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस कैसे होता है, डिप्लॉइड। ये कहानी हमने थर्ड चैप्टर में भी की है। और जर्म सेल्स का न्यूक्लियस कैसा होता है, हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मतलब हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, डिप्लॉइड मतलब फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम। चलो इतना तो समझ में आया होगा। अभी और एक कहानी सुनो, ये सब बेसिक्स कवर कर रहे हैं ताकि जब मैं आपको एक्चुअली क्लोनिंग बताऊं तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। और एक कहानी समझते हैं यहाँ पे। ओके, इतना ठीक है, इतना एक्सप्लेनेशन बेसिक्स का। और आगे जाते हैं। अभी हमने देखा ना सोमैटिक में कौन सा न्यूक्लियस होता है, डिप्लॉइड, और जर्म सेल्स में कौन सा होता है, हैप्लॉइड। इतना याद रखो। चलो फिर से थर्ड चैप्टर की थोड़ी सी स्टोरी याद करो यार। क्या हो रहा था, हमारे पास एक स्पर्म था, राइट, और एक एग था। स्पर्म और एग का यूनियन हो जाता है, नथिंग बट फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो हमें फर्स्ट सेल मिलता है जिसे हम नाम देते हैं जाइगोट। इतना तो सबको पता है, अभी तो रट लिया होगा। रट लिया मतलब बाय हार्ट हो गया होगा, राइट। अभी स्पर्म भी एक टाइप का सेल है, एग भी एक टाइप का सेल है, एग या ओवम बोलो उसको, ये एक टाइप का सेल है। लेकिन हमने उस वक्त भी पढ़ा था कि स्पर्म का न्यूक्लियस कैसा होता है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। हैप्लॉइड होता है भाई, क्योंकि वो किस में आता है, जर्म सेल में। ओवियम, ये हमारा ओवियम है, यहाँ पे मैं लेबल कर देती हूँ, ओवियम, दिस इज योर स्पर्म एंड ये बन गया हमारा जाइगोट। ये दोनों जर्म सेल्स है। और अभी हमने देखा ना जर्म सेल का न्यूक्लियस कैसा होता है, फर्स्ट स्लाइड में जर्म सेल्स का न्यूक्लियस हैप्लॉइड होता है, तो स्पर्म का न्यूक्लियस कैसा होगा, हैप्लॉइड। ओवियम का भी कैसा होगा, हैप्लॉइड। अभी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हो, हैप्लॉइड। और जाइगोट देखो, ये एक हैप्लॉइड, ये एक हैप्लॉइड, क्या बन जाएगा, जाइगोट होता है हमारा डिप्लॉइड। अगर जाइगोट बनना है तो जाइगोट का न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए, डिप्लॉइड। ये मेरा ब्रीद वाक्य, आप मेन सेंटेंस याद रखो, अगर जाइगोट बनना है तो उसका न्यूक्लियस कैसा होना चाहिए, डिप्लॉइड। इतना तो ठीक है। अभी चलो आ जाते हैं फिर से डॉली पे। क्या करेंगे, बहुत ही इजी है, ये बेसिक्स है। अभी हम चलते हैं एक्चुअली रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग में। एक्चुअली ऐसा रियल लाइफ में पॉसिबल हुआ है क्या, हाँ, साइंटिस्ट लोगों ने एक शिप बनाई थी जिसका नाम था डॉली शिप। इसका कब बनाई थी, डॉली बॉर्न हुई थी 5 जुलाई 1996 को। कैसे बनाई थी, थ्रू बायोटेक्नोलॉजी एंड क्लोनिंग की हेल्प से। वही मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी ये जो डॉली थी ना, उसकी 2 मम्मियाँ थी। डॉली एक शिप है और उसकी मम्मी भी दोनों शिप थी, लेकिन उनके ब्रीड अलग अलग थे। एक शिप का नाम था हमारे पास फिन डॉर्सेट, और दूसरी जो शिप थी, दूसरी मम्मी थी डॉली की, उसका नाम था स्कॉटिश शिप। डॉली की कितनी मम्मी थी, 2, एक फिन डॉर्सेट और दूसरा स्कॉटिश शिप। अभी कहानी सुनो क्या होता है। हमने क्या किया, फिन डॉर्सेट का ना सोमैटिक सेल्स कलेक्ट किया। फिन डॉर्सेट वाली शिप का सोमैटिक सेल कलेक्ट किया। सोमैटिक मतलब कौन सा सेल, बॉडी का कौन सा भी, सिर्फ जर्म सेल को छोड़ के। तो यहाँ पे कौन सा सेल हमने कलेक्ट किया, अडर सेल। अडर मतलब मैमरी ग्लैंड वाला सेल। अडर सेल मतलब मैमरी ग्लैंड वाला सेल, मैमरी ग्लैंड वाला सेल। अडर सेल मतलब मैमरी ग्लैंड वाला सेल। अभी मैमरी ग्लैंड सेल जर्म सेल में आते हैं क्या, नहीं, तो वो किस में आएंगे, सोमैटिक सेल में। सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है या हैप्लॉइड। बेसिक्स हमारा याद करो, सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस डिप्लॉइड होता है, राइट। तो हमने जो अडर सेल निकाला है, सपोज यहाँ पे मैं अभी अडर सेल बनाती हूँ, ये मैंने एक अडर सेल निकाला, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा वो कैसे होगा, डिप्लॉइड। क्यों, क्योंकि वो सोमैटिक सेल है, राइट। ये कहानी इधर साइड में रख दो। 2 मम्मियां थी डॉली शिप की, एक फिन डॉर्सेट और स्कॉटिश शिप। फिन डॉर्सेट से हमने कौन सा सेल कलेक्ट किया, उसके अडर से। अडर मतलब मैमरी ग्लैंड की सेल से। मैमरी ग्लैंड की सेल सोमैटिक है, तो उसके अंदर का न्यूक्लियस कैसा हो जाएगा, डिप्लॉइड, जो कि हमने अभी बेसिक्स में देखा। अभी चलते हैं स्कॉटिश शिप की तरफ। ये स्कॉटिश शिप से ना हमने क्या कलेक्ट किया, उसका ओव्यूम। हमने स्कॉटिश शिप से क्या कलेक्ट किया, ओव्यूम। और ओव्यूम एक जर्म सेल है क्या, हाँ जी बिल्कुल जर्म सेल है। तो यहाँ पे मैं ओव्यूम का स्ट्रक्चर बना, ये ओव्यूम की सेल ले ली। किससे ले ली, स्कॉटिश शिप से। ओव्यूम है बच्चों, तो अंदर का न्यूक्लियस हैप्लॉइड या डिप्लॉइड, ऑब्वियसली भाई हैप्लॉइड। अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। इधर तक कहानी समझ में आई, फाइन।
हम लोग स्कॉटिश शिप में से कौन सा सेल निकाला हम लोगों ने? ओवियम का सेल निकाला। ओवियम इज नथिंग बट जर्म सेल, मतलब उसका न्यूक्लियस हैप्लॉइड होगा। अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो स्कॉटिश शिप से ओवियम जो निकाला है उसका न्यूक्लियस हटा देंगे। ओवियम का न्यूक्लियस हमने हटा दिया। ओवम का न्यूक्लियस हम जब हटा देते हैं तब उस ओवम को हम लोग क्या नाम दे देंगे? इन्यूक्लिएटेड ओव्यूम। इन्यूक्लिएटेड क्यों? क्योंकि अभी इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है ना। क्यों नहीं है? हमने तो हटा दिया, इसलिए अभी इस ओवम के सेल को हम लोग क्या बोलेंगे? इन्यूक्लिएटेड ओव्यूम। अभी ध्यान से देखो हम लोग क्या करने जा रहे हैं। फिन डॉर्सेट का सोमैटिक सेल लिया था, स्कॉटिश शिप का ओवियम मतलब जर्म सेल लिया था, उसमें से मैंने क्या रिमूव कर दिया? हाँ बोलो बोलो, क्या रिमूव कर दिया? न्यूक्लियस, राइट? तो उसको नाम क्या दे दिया? इन्यूक्लिएटेड ओवियम। इन्यूक्लिएटेड ओवियम मतलब जिसमें न्यूक्लियस नहीं है। अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, फिन डॉर्सेट का सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस जो कैसा है, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड? डिप्लॉइड है। ये न्यूक्लियस मैं कहाँ पे ट्रांसफर करने जा रही हूँ? स्कॉटिश शिप के इन्यूक्लिएटेड ओवियम वाले सेल में। तो ला दिया यहाँ पे। किसका न्यूक्लियस मैंने ट्रांसफर किया है? सोमैटिक सेल ऑफ फिन डॉर्सेट शिप। सोमैटिक सेल है तो न्यूक्लियस कैसा है? डी फॉर डिप्लॉइड। ये वाला मैंने किस में डाल दिया? मेरे स्कॉटिश शिप के इन्यूक्लिएटेड ओवियम के अंदर। अभी मुझे बताओ ये वाला ओवियम एज अ जाइगोट एक्ट करेगा या नहीं? सोचो सोचो जरा, 2 मिनट ले लो और शांति से सोचो। क्या ये वाला ओवियम अब एज अ जाइगोट की तरह एक्ट करेगा या नहीं? बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि अभी इसका न्यूक्लियस क्या हो गया? डिप्लॉइड। और अभी हमने बेसिक्स में देखा था ना, जाइगोट में न्यूक्लियस क्या होता है? डिप्लॉइड। अगर जाइगोट बनना है तो न्यूक्लियस को क्या होना चाहिए? डिप्लॉइड। तो यहाँ पे हमने वही किया ना। अभी इस वाले जाइगोट को हम लोग किसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे? स्कॉटिश शिप के अंदर। ये वाले जाइगोट को किसके अंदर ट्रांसफर कर दिया? स्कॉटिश शिप के अंदर। अभी आगे की कहानी आपको पता है, जाइगोट विल ट्रांसफॉर्म इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से फिर बच्चा बनेगा। लेकिन अभी जो स्कॉटिश शिप यहाँ पे बच्चा देगी, जो ऑफस्प्रिंग वो लाएगी, जो बेबी शिप यहाँ पे हमें प्रोड्यूस करके देगी, वो किसकी तरह दिखेगा? ये क्वेश्चन है ना, किसकी तरह दिखेगा? फर्स्ट वाली मम्मी की तरह कि सेकंड वाली मम्मी की तरह? 1-2 मिनट थोड़ा सा लॉजिक लगाओ और ध्यान से सोचो और आप आंसर बताओ, कमेंट में बताओ। अरे आसान है ना। न्यूक्लियस किसका डाला था? फिन डॉर्सेट का डाला था। तो पूरे के पूरे कैरेक्टर्स, वो बेबी जो बेबी बना जिसे हमने डॉली शिप का नाम दे दिया, वो किसकी तरह दिखेगा? एग्जैक्टली सेम एज टू फिन डॉर्सेट। सो यहाँ पे जो बेबी बना जिसका नाम हमने डॉली शिप रखा, तो डॉली डिक्टो सेम टू सेम किसकी तरह दिखती थी? तो फिन डॉर्सेट की तरह दिखती थी। क्यों ऐसा दिखी है? एक्चुअली उसको जन्म किसने दिया? स्कॉटिश शिप में। लेकिन दिखती किसकी तरह थी? फिन डॉर्सेट की तरह। क्यों? क्योंकि फिन डॉर्सेट का ही न्यूक्लियस हमने इसमें डाला था ना। आई होप आपको ये अब अच्छे से समझ में आ गया। इतनी कहानी है कि हमने डॉली को क्लोन प्रोसेस से ऐसा क्लोन किया है, मतलब बायोटेक की हेल्प से ऐसा किया है। अभी ये जो क्लोनिंग की प्रोसेस है ये इतनी भी आसान नहीं है जितना यहाँ पे देखने को लगता है, जितना मैंने बता दिया इजीली। बहुत सारे फेल्यूर हुए तब जाके ये डॉली बनी, और डॉली बहुत टाइम तक जिंदा नहीं रह पाई। इन 2003 शी डाई। तो ये था आपका एक एप्लीकेशन, कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी आगे के एप्लीकेशंस भी हम लोग कवर कर लेते हैं। ओके, ये इधर आपको डॉली की कहानी जो मैंने अभी बताई वो यहाँ पे है। ये हो गया रिप्रोडक्टिव क्लोनिंग, हमने अभी फिनिश किया। अभी थेरापेटिक क्लोनिंग। थेरापेटिक क्लोनिंग मतलब हम लोग जीन का भी कॉपी बना सकते हैं, सेल्स का भी कॉपी बना सकते हैं, और उससे बहुत सारे डिसीज क्योर किए जा सकते हैं। तो दैट इज थेरापेटिक क्लोनिंग। तो सेम उसी तरीके से जैसे अभी मैंने बताया ना, उसी तरीके से हम लोग क्लोनिंग करके सेल, जीन्स, उसका भी कॉपी बना सकते हैं और वेरियस डिसीज में उनको यूज कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट आता है हमारे पास बायोटेक का एप्लीकेशन, दैट इज इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और वाइड बायोटेक्नोलॉजी। अरे यही पूरा 7th चैप्टर में पूरा हमने यही देखा ना
कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करके हम लोग बहुत सारे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बना रहे थे, अल्कोहल बना रहे थे, एंटीबायोटिक बना रहे थे, वेरियस एंजाइम्स बना रहे थे, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बहुत सारे इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स बनाना जो कि ह्यूमन के लिए बहुत बेनिफिशियल हो, उस बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग कहते हैं वाइट बायोटेक्नोलॉजी। वाइट बायोटेक्नोलॉजी इज नथिंग बट बायोटेक का इस्तेमाल करके इंडस्ट्री में बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाना। और यूजफुल प्रोडक्ट का एग्जाम्पल अगर बोले तो क्या क्या है, हमने याद करो, शुगर मोलासिस से अल्कोहल बनाया था, राइट। बैक्टीरिया ने हमें चीज बना के दिया था, योगर्ट बना के दिया था, बहुत सारे एंजाइम्स बना के दिया था, तो दैट इज वाइट बायोटेक्नोलॉजी। अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन आता है आपके पास एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही आसान है, सी मैं मेरे शब्दों में पहले बता देती हूँ कि एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी मतलब क्या। अभी सीवेज पता है, सीवेज मतलब गंदा पानी, राइट। तो गंदे पानी में बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर छुपा होता है, तो ऑर्गेनिक मैटर कैसे हटाए, हाँ प्यूरिफिकेशन मेथड है, लेकिन उसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। गंदे पानी मतलब सीवेज वाटर, उसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, एनिमल की सुसु, पॉटी, ह्यूमन वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, सारा उधर होता है ना। तो उसे कैसे डिग्रेड करें, उसे भी डिग्रेड करने के लिए हमारे पास कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, हमारे सीवेज में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब जितना भी ऑर्गेनिक कचरा है, उसको डिकम्पोज करते हैं, उसको डिग्रेड करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास उतनी एबिलिटी है। लेकिन वो जब वो ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज करते हैं तो उनको ऑक्सीजन की जरूरत बहुत लगती है। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, पानी में जितना भी डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है ना, वो सारा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन वो माइक्रो ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन यूटिलाइज कर लेते हैं। तो अभी मुझे बताओ, पानी में जितना ऑक्सीजन है वो तो कौन ले रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्यों ले रहे हैं, टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर विच इज प्रेजेंट इन सीवेज। तो मछलियों का डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कम हो जाएगा ना, सो उसका साइड इफेक्ट किस पे गिरेगा, फिशेस पे, अदर एक्वाटिक लाइफ पे, तो वो एक उसका डिसएडवांटेज हो जाता है। तो उस पर रेमेडी क्या कर सकते हैं हम लोग, अभी मैंने जो कहा ना कहानी, वो यहाँ इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। तो उसके एज अ रेमेडी मतलब उस पर सोल्यूशन क्या कर सकते हैं हम लोग कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, मतलब डायरेक्ट आप लोग सीवेज रिवर में मत छोड़ो, पहले उसको एक ट्रीटमेंट प्लांट में लाओ, वहां पे सारी प्रोसेस करो, और प्रोसेस खत्म हो जाने के बाद वो जो अभी सीवेज हमने अच्छी से क्या किया है, फिल्टर किया है, काइंड ऑफ उसका कचरा रिमूव किया है, तो वो फिर बाद में रिवर में छोड़ो। तो उसका ये मीनिंग है सिंपली। तो फिफ्थ एप्लीकेशन क्या कहता है, एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, वो अभी हमने डिटेल में देखा। अभी लास्ट आता है आपके पास बायोरेमेडिएशन। बायोरेमेडिएशन आपको डेफिनेशंस पूछ सकते हैं कि व्हाट इज मेंट बाय बायोरेमेडिएशन। देखो, बायोरेमेडिएशन दो वर्ड है, एक वर्ड है पूरा, उसको स्प्लिट करो, पहले वर्ड में आता है बायो, दूसरे वर्ड में आता है रेमेडिएशन। बायो का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और रेमेडिएशन का मतलब है पोल्यूशन को खत्म करना। डेफिनेशन बनाएंगे हम लोग, डोंट वरी, पहले वर्ड का मीनिंग समझ लो। बायो रेमेडिएशन, बायो का मतलब क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। रेमेडिएशन का मतलब क्या है, यहाँ पे पोल्यूशन को हटाना या खत्म करना। तो बनाओ ना डेफिनेशन, हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से पोल्यूशन को हटाएंगे, पोल्यूशन को क्लियर करेंगे, उसे हम कहेंगे बायो रेमेडिएशन। कुछ हार्ड लगा, बहुत ही आसान था। अभी बुक की डेफिनेशन क्या कहती है, ध्यान से सुनो। बायोरेमेडिएशन मतलब एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ टॉक्सिक केमिकल एंड हार्मफुल पोल्यूटेंट्स विद द हेल्प ऑफ प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वही जो मैंने कहा, हार्मफुल केमिकल हो, हार्मफुल पोल्यूटेंट हो, उसको हटाना। कौन साफ करेगा, हम तुम नहीं, कौन साफ करेगा यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन स्पेशली, ह्यूमंस नहीं करते, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन तो और कचरा बढ़ाते। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन पोल्यूशन साफ करेगा, हमारी कौन मदद करेगा, तो प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये है बायोरेमेडिएशन। डेफिनेशन पूछ सकते हैं। अभी जब केमिकल हो, हार्मफुल टॉक्सिन्स हो, हार्मफुल पोल्यूटेंट हो, उसको क्लीन करने में मैंने स्पेसिफिकली अगर प्लांट का यूज किया ना, स्पेसिफिकली प्लांट का, तो उसका प्रोसेस का नाम बदल जाएगा। तब उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फाइटोरेमेडिएशन। फाइटो मतलब
प्लांट की हेल्प से। रेमिडिएशन मतलब पोल्यूशन को क्लीन करना। प्लांट्स भी पोल्यूशन को क्लीन करते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल करते हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे आगे। तो ये है बेसिक मीनिंग ऑफ बायोरेमिडिएशन। बायोरेमिडिएशन मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से जो भी एनवायरनमेंट में टॉक्सिन है, हार्मफुल केमिकल है, पोल्यूटेंट है, उनको साफ करना। राइट, अभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन आता है? ह्यूमन नहीं, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर सिर्फ मैंने हार्मफुल केमिकल हटाने के लिए प्लांट्स का यूज किया तो तब उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फाइटोरेमिडिएशन। फाइटो का मतलब है प्लांट। अभी उसके एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। बोर्ड में पूछेंगे तो डेफिनेशंस एंड एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, तो एक एक करके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि जो भी बहुत इजी है, आसान है। सो फर्स्ट बैक्टीरिया है हमारे पास सुडोमोनास बैक्टीरिया। ये क्या करता है? दे आर यूजफुल फॉर क्लीनिंग हाइड्रोकार्बन एंड ऑयल पोल्यूटेंट फ्रॉम सॉइल एंड वाटर। ये कुछ पढ़ा पढ़ा लग रहा है ना आपको? आपने 7th लेसन में पढ़ा होगा, जब ऑयल स्पिल हो जाता है आपके रिवर में, तो हम लोग वहाँ पे 2 बैक्टीरिया यूज कर रहे थे। एक था सुडोमोनास और दूसरा था अल्केनोबोरैक्स। तो वो दोनों बैक्टीरिया क्या करते हैं? ऑयल है, जितना भी गंदा कचरा है, केमिकल्स है, उनको डिग्रेड कर लेते, बेसिकली उनको खा के हमारा पोल्यूशन साफ कर देते। तो पहला एग्जाम्पल वो हुआ। दूसरा एग्जाम्पल है, अभी प्लांट का एग्जाम्पल है, द फर्न टेरिस विटाटा कैन एब्जॉर्ब आर्सेनिक फ्रॉम द सॉइल। अभी आर्सेनिक एक पॉइजनस मेटालॉइड है जो कि सॉइल में मिक्स हो जाता है। तो सॉइल से उसको कैसे निकालोगे? डोंट वरी, हमारे पास है ना अपना फर्न टेरिस विटाटा। तो टेरिस विटाटा एक ऐसा प्लांट है जो हार्मफुल पॉइजनस मेटालॉइड, कौन सा पॉइजनस मेटालॉइड? आर्सेनिक को सॉइल से साफ कर देगा, मतलब यहाँ पे फाइटो रेमिडिएशन कर देगा। नेक्स्ट एग्जांपल आता है हमारे पास, जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी ऑफ इंडियन मस्टर्ड कैन एब्जॉर्ब सेलेनियम फ्रॉम द सॉइल। सेलेनियम अगेन एक पॉइजनस मेटालॉइड है जो सॉइल में रहता है। उसे एब्जॉर्ब करने के लिए, उसे डिग्रेड करने के लिए हम यहाँ फिर से एक प्लांट यूज कर रहे हैं। उस प्लांट का नाम क्या है? इंडियन मस्टर्ड। लेकिन नेचुरली मिलता है क्या वो प्लांट? नहीं, हमने मस्टर्ड में कुछ ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया सो दैट कि वो हार्मफुल केमिकल, हार्मफुल मेटालॉइड सेलेनियम को एब्जॉर्ब कर सके। इंडियन मस्टर्ड मतलब अपनी मोहरी तड़का देने के लिए यूज करते हैं ना, वो वाली। देन आता है अपने पास अपना सनफ्लावर। सनफ्लावर भी कर सकता है क्या? हाँ भाई, एबिलिटी है। ऑयल देने के अलावा सनफ्लावर के पास भी बहुत अच्छी एबिलिटी है। क्या एबिलिटी है? कि वो फाइटो रेमिडिएशन कर सकता है। सनफ्लावर क्या क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? यूरेनियम एंड आर्सेनिक, जो कि अगेन एक टॉक्सिन केमिकल और टॉक्सिन मेटालॉइड है। उसे भी एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? सनफ्लावर का। नेक्स्ट बैक्टीरिया आता है आपके पास, प्रोबेबली ये लास्ट बैक्टीरिया है, तो इसके बाद कोई न्यू बैक्टीरिया का नाम नहीं लर्न करना पड़ेगा। डाइनोकोकस रेडिएशन। डाइनोकोकस रेडिएशन एक टाइप का बैक्टीरिया है। ये क्या करेगा? जितने भी हाईली रेडिएशन है उनको ये खत्म कर देता है। अभी ये वाली कहानी हमने 5th चैप्टर में देखे थे। न्यूक्लियर पावर प्लांट था, राइट? बहुत अच्छी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी, लेकिन एक बहुत डिसएडवांटेज क्या था उसका? कि जो न्यूक्लियर कचरा है, जो न्यूक्लियर वेस्ट है, उसे डिकम्पोज करना इतना आसान नहीं है। भले बोलो कि हवा छूट जाती है, क्योंकि वो कचरा रेडिएशन इमिट करता है, वो न्यूक्लियर वेस्ट बहुत हार्मफुल होता है, जिससे कि कैंसर वगैरह हो सकता है। तो वो कैसे हम लोग खत्म करें? तो एक बैक्टीरिया है जो सिंपली उस रेडिएशंस को क्या कर लेता है? खत्म कर देता है। तो डाइनोकोकस रेडियोडुरेंस, इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया विच कैन एब्जॉर्ब रेडिएशन। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये फाइटो रेमिडिएशन और बायो रेमिडिएशन के एग्जाम्पल्स है। और लास्ट में आपके पास एक ग्रासेस बचे हैं, 3 ग्रासेस दी हुई है। ग्रासेस मतलब घास, उसका नाम है, एक का नाम है अल्फा अल्फा, क्लोवर एंड राय। उसको वो ये तीनों ग्रासेस क्या साफ करती है ये नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ लिखा है दे आर यूज्ड इन फाइटो रेमिडिएशन। मतलब इन तीनों ग्रासेस के पास भी वो कैपेबिलिटी है कि हार्मफुल पोल्यूटेंट्स को वो लोग एब्जॉर्ब कर सके और पोल्यूशन क्लियर कर सके। तो ये आता है आपका फाइटो रेमिडिएशन। इस पे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। इधर आपको चार्ट के फॉर्म में देंगे, मैच द फॉलोइंग। सनफ्लावर क्या एब्जॉर्ब करता है? डाइनोकोकस क्या एब्जॉर्ब करता है? क्या एब्जॉर्ब करता है डाइनोकोकस? रेडिएशन। 3 ग्रासेस कौन से जो एज अ फाइटो रेमिडिएशन की तरह एक्ट करते हैं? तो अल्फा अल्फा, क्लोवर, राय।
तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम होते हैं, बायो रेमेडिएशन की डेफिनेशन, फाइटो रेमेडिएशन की डेफिनेशन। अभी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, कमर्शियल एप्लीकेशन आपके पास फूड बायोटेक्नोलॉजी। ये तो 7 चैप्टर में यही पढ़ा है ना कि फूड बायोटेक्नोलॉजी, अरे हमने क्या क्या बनाया था, अल्कोहल बनाया, विनेगर बनाया, एसिटिक एसिड विनेगर एक ही है, वो बनाया, फिर हमने बहुत सारे बेकरी प्रोडक्ट बनाए, डेयरी प्रोडक्ट बनाए। किसने बना के दिया? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने भाई। लेकिन वो वैसे के वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम लोग ने यूज किए क्या? नहीं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया सो दैट वो हमें कुछ डिसीज कॉज ना कर पाए। तो वो है आपका फूड बायोटेक्नोलॉजी, जो हमने 7 चैप्टर में बहुत डीप देखा है। अभी लास्ट पार्ट आता है आपके पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये कुछ नया है, बहुत आसान है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मतलब क्या? सी, दुनिया में कोई भी 2 आदमी का डीएनए कभी भी सेम नहीं होता। हमारा डीएनए हमारे मम्मी पापा के साथ डिक्टो मैच नहीं करता, इवन ट्विंस का भी डीएनए मैच नहीं करता, राइट? तो फिंगर, आपने सुना होगा हर आदमी का फिंगरप्रिंट्स भी अलग होता है, ट्विंस के भी फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। तो उसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं? आप सभी ने कभी ना कभी तो क्राइम शोज, क्राइम पेट्रोल वैसा देखा ही होगा, उधर डीएनए मैच किया जाता है। तो वो जब डीएनए मैच करते हैं टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल, तब हम उस प्रोसेस को कहते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। और ये किस बेसिस पे है? क्यों? क्योंकि हर एक आदमी का डीएनए अलग अलग होता है, कभी भी किसी 2 आदमी का डीएनए सेम नहीं होने वाला। तो कहाँ पे यूज होता है ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? सपोज एक क्राइम सीन है, क्राइम सीन में कुछ खून पड़ा है, कुछ सलाइवा पड़ा है, कुछ हेयर पड़ा है, राइट? उस हेयर से हम लोग डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज अभी वो खून खूनी का हो या हेयर खूनी का हो, उसमें उस हेयर में से हम लोग ने डीएनए निकाला। डीएनए हर एक आदमी का अलग होता है और हमें 2 लोगों पे शक है, सस्पेक्ट 1 और सस्पेक्ट 2। तो उसके लिए हम लोग एक प्रोसीजर करते हैं जिसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं। तो दोनों के दोनों सैंपल के डीएनए रन किए जाते हैं और 2 सस्पेक्ट का डीएनए जिस क्राइम सीन के डीएनए से मैच होता है तो वो बन गया ना खूनी। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एक एप्लीकेशन है टू आइडेंटिफाई द क्रिमिनल। दूसरा एप्लीकेशन क्या है यहाँ पे? आइडेंटिफाई द फादर। अभी आइडेंटिफाई द फादर मतलब क्या? सी, अगर इसे पैटर्निटी टेस्टिंग भी हम लोग कहते हैं। अगर किसी बच्चे का डीएनए टेस्टिंग करवाना हो टू फाइंड आउट इस बच्चे का बायोलॉजिकल फादर कौन है, तो उसके लिए हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कर सकते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि राइट इट्स एप्लीकेशन, उसके 2 एप्लीकेशन बताओ। तो पहला एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द क्रिमिनल और दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द फादर, बायोलॉजिकल फादर ऑफ एनी चाइल्ड, मतलब पैटर्निटी टेस्टिंग उसे हम कहते हैं। ये हो गया आपका लास्ट कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी यहाँ पे एक ब्रैकेट में दिया है क्लीनिंग ऑफ ऑयल स्पिल इन ओशन। ये हमने 7 चैप्टर में कवर किया है, फिर भी एक ब्रीफ में बता देती हूँ। ऑयल स्पिल को कवर करना मतलब क्या? बड़ी बड़ी शिप रहती है, कभी कभी उनका ऑयल समुद्र में स्पिल हो जाता है, तो वो अच्छा नहीं है ना, क्योंकि उधर की एक्वेटिक लाइफ को वो बैडली अफेक्ट कर सकता है, मछलियां सांस नहीं ले पाती, राइट? तो उस टाइम क्या करोगे? सारे वर्कर लेबर लेके जाओगे क्या कि वो ऑयल का कचरा साफ कर सके? नहीं, हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है। कुछ बैक्टीरिया हम सी में, समुद्र में ऐसे छोड़ देते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं पता है? ऑयल को खत्म कर देते हैं, ऑयल को खाकर, ऑयल को डिग्रेड करके वो पूरा का पूरा ऑयल स्पिल वहां से क्लियर कर देते हैं। और ये बताने वाले भी एक इंडियन साइंटिस्ट है, इंडियन बॉर्न अमेरिकन साइंटिस्ट थे, जिनका नाम था डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती। तो ये याद रखो कि डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि बैक्टीरिया ऑयल को डिग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका पूरा कमर्शियल एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी खत्म होता है और चैप्टर का सबसे हार्ड पार्ट हमने बहुत डीप लिया है, बहुत अच्छे से कवर किया है। सो आप अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।